सामाजिक परिवर्तन हमेशा से मानव सभ्यता का हिस्सा रहे हैं, लेकिन कुछ दौर ऐसे होते हैं जो समाज को पूरी तरह बदल कर रख देते हैं। ऐसा ही एक समय था जब समाज के अध्ययन की एक नई दिशा उभर रही थी। उस दौर में वैज्ञानिक सोच, क्रांतिकारी बदलाव और राजनीतिक हलचलें पूरे यूरोप में फैल रही थी। दुनिया बदल रही थी और इसी बदलाव से जन्म हुआ समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी और सामाजिक मानव विज्ञान यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। लेकिन ये दोनों विषय आखिर उभरे कैसे? क्या कारण थे जिन्होंने मानव समाज के गहरे अध्ययन की जरूरत पैदा की? कौन से विचारक इस दिशा में आगे बढ़े? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इन विषयों का अध्ययन समाज को बेहतर बना सकता है? कई सौ वर्षों तक यूरोप के समाज में चर्च और राजाओं की सत्ता सर्वोपरि थी। लोगों को यह मानने के लिए बाध्य किया जाता था कि राजा की शक्ति भगवान द्वारा दी गई है और जो भी सामाजिक व्यवस्था है वह ईश्वरीय आदेश का ही हिस्सा है। लेकिन फिर कुछ ऐसे विचार सामने आने लगे जो इन परंपराओं को चुनौती देने लगे। ये दौर था सन 1700 के अंत और सन 1800 की शुरुआत का, जब यूरोप में बौद्धिक क्रांति हो रही थी। इसे हम ज्ञानोदय काल यानी एनलाइटनमेंट पीरियड के नाम से जानते हैं। इस दौर के विचारकों ने कहा कि समाज को तर्क और विज्ञान के आधार पर समझा जाना चाहिए, न कि केवल धार्मिक मान्यताओं के सहारे। यह सोच समाज के गहरे अध्ययन की नींव बनी। इस दौर में कई महान विचारकों ने जन्म लिया। चार्ल्स मोंटेस्क्यू और जीन जैक्स रूसो जैसे दार्शनिकों ने यह बताया कि समाज की संरचना को नए सिरे से देखने की जरूरत है। रूसो ने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है, लेकिन समाज में आते ही वह जंजीरों में बंध जाता है। ये विचार समाज में बदलाव की लहर बन गए। पुराने विचारों पर सवाल उठने लगे, लेकिन सिर्फ विचारों से समाज नहीं बदलता, इसके लिए ठोस घटनाएं भी जरूरी होती हैं। और ऐसी ही एक घटना थी सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस के लोग उस समय गरीबी, भूखमरी और असमानता से परेशान थे। राजा और रईस लोग ऐश कर रहे थे, जबकि आम जनता टैक्स के बोझ तले दबी थी। फिर एक दिन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने राजा लुई 16वें को सत्ता से बेदखल कर दिया। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप को झकझोर कर रख दिया। यह पहली बार था जब लोगों ने अपनी ताकत को पहचाना और यह साबित किया कि सत्ता सिर्फ जन्म के आधार पर नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि जनता के हितों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इस क्रांति ने समाजशास्त्र के अध्ययन को और मजबूती दी, क्योंकि समाज के बारे में वैज्ञानिक तरीके से सोचने की जरूरत अब और भी ज्यादा महसूस की जाने लगी। फ्रांसीसी क्रांति ने यह तो दिखा दिया कि बदलाव संभव है, लेकिन इसके साथ ही समाज में अराजकता और अस्थिरता भी बढ़ गई। पुराने नियम खत्म हुए, लेकिन नए नियम बनाने में समय लग रहा था। इस स्थिति ने कुछ विचारकों को चिंतित कर दिया। उन्होंने सोचा कि आखिर समाज को स्थिर और व्यवस्थित कैसे रखा जाए। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए समाजशास्त्र का जन्म हुआ। इस दौर में औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी अपने चरम पर थी। सन 1760 के बाद इंग्लैंड में मशीनों का दौर शुरू हो गया। पहले जो काम हाथों से होते थे वे अब मशीनों से होने लगे। इससे उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन समाज में नई समस्याएं भी आ गईं। लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे। कारखानों में मजदूर दिन रात काम करते थे, लेकिन उन्हें बहुत कम वेतन मिलता था। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ने लगी। समाज में नई तरह की असमानता पैदा हो गई। औद्योगिक क्रांति ने समाज में कई बदलाव लाए। एक और नए उद्योगों के कारण व्यापार बढ़ रहा था, तो दूसरी ओर मजदूरों की हालत दयनीय होती जा रही थी। गरीब मजदूरों की यह स्थिति कुछ समाजशास्त्रियों को परेशान करने लगी। उनमें से एक थे कार्ल मार्क्स। उन्होंने कहा कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक जो संसाधनों पर कब्जा करता है यानी पूंजीपति वर्ग, और दूसरा जो मेहनत करता है यानी मजदूर वर्ग। मार्क्स ने भविष्यवाणी की कि एक दिन मजदूर वर्ग इस अन्याय के खिलाफ बगावत करेगा और एक नया समाज बनेगा जिसमें कोई भी किसी का शोषण नहीं करेगा। इसी समय ऑगस्ट कॉम्ट नाम के एक विचारक ने समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझने की पहल की। उन्होंने कहा कि जैसे प्रकृति के नियम होते हैं, वैसे ही समाज के भी अपने नियम होते हैं। यदि हम इन नियमों को समझ लें तो समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया और इसे सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स नाम दिया। बाद में उन्होंने इसे समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का नाम दिया। कॉम्ट का मानना था कि समाज 3 चरणों से गुजरता है। पहला चरण है धार्मिक अवस्था, जहां लोग हर चीज को भगवान की इच्छा मानते हैं। दूसरा चरण है दार्शनिक अवस्था, जहां लोग तर्क और दर्शन के आधार पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा चरण है वैज्ञानिक अवस्था, जहां लोग तर्क और प्रमाण के आधार पर समाज का अध्ययन करते हैं। कॉम्ट के इस विचार ने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक दिशा दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या समाज को केवल विज्ञान के आधार पर समझा जा सकता है? क्या समाजशास्त्र सिर्फ मशीनों और फैक्ट्रियों के प्रभाव तक सीमित रह सकता है? क्या समाज में रहने वाले लोगों की संस्कृति, परंपराएं और उनके आपसी संबंधों को समझे बिना समाजशास्त्र अधूरा नहीं रहेगा? यही से एक और विषय की शुरुआत हुई, सामाजिक मानव विज्ञान यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी। लेकिन यह विषय समाजशास्त्र से कैसे अलग था? यह किन पहलुओं को ध्यान में रखता था? सामाजिक मानव विज्ञान के उदय को समझने के लिए हमें उन परिस्थितियों को देखना होगा जिनमें यह विषय विकसित हुआ।
समाज शास्त्र जहां मुख्य रूप से आधुनिक औद्योगिक समाजों के अध्ययन पर केंद्रित था, वहीं सामाजिक मानव विज्ञान उन समाजों की ओर मुड़ा जिन्हें यूरोप में पारंपरिक या आदिम समाज माना जाता था। यूरोपीय शक्तियां जब नई नई जगहों की खोज कर रही थीं, तब वे अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत द्वीपों के समाजों से परिचित हुई। इन क्षेत्रों के लोग, उनकी परंपराएं और उनके रीति रिवाज यूरोपीय समाज से काफी अलग थे। इस जिज्ञासा ने सामाजिक मानव विज्ञान की नींव रखी, लेकिन सामाजिक मानव विज्ञान सिर्फ दूरस्थ समाजों के अध्ययन तक सीमित नहीं था। इसका उद्देश्य यह समझना था कि समाज और संस्कृति कैसे विकसित होते हैं। सन 1800 से पहले के यूरोपीय विचारक अक्सर समाज को ऐतिहासिक रूप से समझने की कोशिश करते थे, लेकिन सन 1840 के बाद वैज्ञानिक क्रांति के प्रभाव से यह सोच विकसित होने लगी कि समाजों को भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह अध्ययन किया जा सकता है। मानव विज्ञान के पहले चरण में कई प्रमुख विचारक सामने आए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है लुईस हेनरी मॉर्गन, जॉन फर्ग्यूसन मैकलन, एडोल्फ बास्कियान और एडवर्ड बर्नेट टायलर। मॉर्गन ने यह सिद्धांत दिया कि समाजों का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। सबसे पहले वे आदिम अवस्था में होते हैं, फिर बर्बरता की ओर बढ़ते हैं और अंत में सभ्यता तक पहुंचते हैं। उन्होंने परिवार और विवाह प्रणाली के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैकलन ने आदिम विवाह यानी प्रिमिटिव मैरिज पर अपने अध्ययन के माध्यम से दिखाया कि किस तरह समाजों में विवाह और रिश्तों की संरचना धीरे धीरे विकसित हुई। बास्कियान को जर्मन मानव विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने यह विचार रखा कि विभिन्न संस्कृतियों में कुछ समान मनोवैज्ञानिक संरचनाएं पाई जाती हैं। उनके अनुसार सभी मानव समाजों के विकास की दिशा एक जैसी होती है, लेकिन पर्यावरण और ऐतिहासिक परिस्थितियां उनके रूप को भिन्न बनाती हैं। टायलर, जो सांस्कृतिक मानव विज्ञान यानी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के जनक माने जाते हैं, ने यह तर्क दिया कि संस्कृति का विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसे वैज्ञानिक विधियों से समझा जा सकता है। सामाजिक मानव विज्ञान के दूसरे चरण में चार्ल्स डार्विन की विकासवादी धारणा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1850 के दशक में डार्विन ने सिद्धांत दिया कि जैविक जीवों की तरह समाज भी क्रमिक विकास की प्रक्रिया से गुजरते हैं। इस सोच से सामाजिक मानव विज्ञान को एक नया दृष्टिकोण मिला। समाजशास्त्रियों और मानव विज्ञानियों ने यह मानना शुरू किया कि समाज भी एक जैविक इकाई की तरह विकसित होते हैं। सन 1900 की शुरुआत तक आते आते यह विषय और परिपक्व हो गया। आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान के जन्म में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दो विचारकों का था, ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की और A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। मालिनोवस्की ने कार्यात्मक मानव विज्ञान यानी फंक्शनलिज्म का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि समाज के सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हर सामाजिक संरचना का कोई ना कोई कार्य यानी फंक्शन होता है। मालिनोवस्की का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी वाली पद्धति यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन थी, जिसमें वे खुद अध्ययन किए जाने वाले समाज में जाकर रहते थे और लोगों के साथ मिलकर उनके रीति रिवाजों को समझते थे। उनके इस अध्ययन से सामाजिक मानव विज्ञान को एक ठोस और व्यावहारिक आधार मिला। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचनात्मक कार्यात्मकता यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का सिद्धांत दिया। उन्होंने समाज को एक प्रणाली यानी सिस्टम की तरह देखा, जिसमें हर भाग समाज को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। उन्होंने इसे एमएल दुर्खीम के विचारों से प्रेरित होकर विकसित किया। दुर्खीम ने समाज को सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट्स के आधार पर समझने की कोशिश की थी। फ्रांस में मार्सेल मॉस ने सामाजिक मानव विज्ञान को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने उपहार का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ द गिफ्ट प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने यह दिखाया कि समाज में लेन देन सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं होता, बल्कि इसके पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी होते हैं। उनकी पुस्तक द गिफ्ट आज भी सामाजिक मानव विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में गिनी जाती है। इसके बाद आया क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का दौर, जिन्होंने संरचनात्मक मानव विज्ञान यानी स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि हर संस्कृति की अपनी एक संरचना होती है और इस संरचना को समझकर ही समाज का सही विश्लेषण किया जा सकता है। उन्होंने मिथकों, रीति रिवाजों और भाषा का अध्ययन किया और यह बताया कि सभी संस्कृतियों में कुछ बुनियादी संरचनात्मक पैटर्न होते हैं। सामाजिक मानव विज्ञान को एक व्यवस्थित विषय के रूप में स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों में संस्थाएं भी बनी। सन 1837 में एबॉरिजिनल प्रोटेक्शन सोसाइटी की स्थापना हुई, जो पहली मानव शास्त्रीय संस्था मानी जाती है। सन 1902 में अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसी तरह ब्रिटेन, फ्रांस और भारत में भी इस विषय के अध्ययन के लिए संस्थाएं बनाई गईं। भारत में सामाजिक मानव विज्ञान का विकास ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौर में हुआ। ब्रिटिश प्रशासकों ने भारतीय समाज और जनजातियों का अध्ययन करना शुरू किया, जिससे कई महत्वपूर्ण मानव विज्ञानी उभरे। इनमें H.H. रिस्ले, जॉन नेस्फील्ड, J.H. हट्टन और सराट चंद्र रॉय प्रमुख थे। सराट चंद्र रॉय भारतीय जनजातियों पर लिखने वाले पहले प्रमुख भारतीय मानव विज्ञानी माने जाते हैं। उनकी पुस्तकों में छोटा नागपुर की जनजातियों का गहन अध्ययन मिलता है। भारत ने मानव विज्ञान के विकास के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1774 में की गई थी। इसके बाद सन 1886 में एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई।
इन संस्थाओं ने भारतीय समाज और संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब सवाल यह उठता है कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में मुख्य अंतर क्या है? अगर दोनों ही विषय समाज का अध्ययन करते हैं तो फिर उन्हें अलग अलग क्यों माना जाता है? क्या यह अंतर केवल अध्ययन की विधियों में है या फिर समाज को देखने के उनके दृष्टिकोण में भी कोई मूलभूत अंतर है? समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान के बीच को समझने के लिए हमें उनके अध्ययन के तरीकों, विषय वस्तु और ऐतिहासिक विकास को ध्यान में रखना होगा। समाजशास्त्र मुख्य रूप से औद्योगिक समाजों, उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ढांचों का अध्ययन करता है। यह आधुनिक समाजों में वर्ग संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन, संस्थाएं और व्यक्तियों के बीच संबंधों को समझने पर केंद्रित है। दूसरी ओर सामाजिक मानव विज्ञान का ध्यान पारंपरिक और जनजातीय समाजों के अध्ययन पर केंद्रित रहा है। यह उन रीति रिवाजों, परंपराओं और जीवन शैली को समझने का प्रयास करता है जो औद्योगिकरण से पहले के समाजों में देखी जाती थी। यूरोप में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान का विकास लगभग एक ही समय हुआ, लेकिन उनका दृष्टिकोण भिन्न था। समाजशास्त्र मुख्य रूप से पश्चिमी समाजों की समस्याओं से उत्पन्न हुआ, जहां औद्योगिक क्रांति और सामाजिक असमानता के कारण नए सामाजिक सिद्धांतों की आवश्यकता महसूस की गई। दूसरी ओर सामाजिक मानव विज्ञान उपनिवेशवाद के दौर में विकसित हुआ, जब यूरोपीय शक्तियां नई नई सभ्यताओं और संस्कृतियों से परिचित हो रही थी। वे इन समाजों को समझने के लिए अध्ययन कर रहे थे, जिससे मानव विज्ञान का विकास हुआ। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान के बीच अंतर को समझने के लिए हमें उनके तरीकों की तुलना करनी होगी। समाजशास्त्र मुख्य रूप से सांख्यिकीय तरीकों, सर्वेक्षणों और ऐतिहासिक विश्लेषण पर निर्भर करता है। यह समाज की संरचना को देखने के लिए मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव तरीकों का उपयोग करता है। वहीं सामाजिक मानव विज्ञान गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव दृष्टिकोण अपनाता है। इसमें सहभागी अवलोकन यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को प्रमुख तरीका माना जाता है। इस विधि में शोधकर्ता खुद समाज का हिस्सा बनकर वहां के रीति रिवाजों और परंपराओं को समझने का प्रयास करता है। हालांकि दोनों विषय अलग अलग दिशाओं में विकसित हुए, लेकिन समय के साथ इनकी सीमाएं धुंधली होने लगी। आधुनिक समाजशास्त्र अब केवल औद्योगिक समाजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पारंपरिक समाजों का भी अध्ययन करने लगा। इसी तरह सामाजिक मानव विज्ञान भी अब केवल आदिवासी और पारंपरिक समाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक समाजों और शहरी जीवन का भी अध्ययन करने लगा है। आज इन दोनों विषयों के बीच समन्वय देखा जा सकता है। अगर हम दोनों विषयों के ऐतिहासिक विकास को देखें तो पाएंगे कि समाजशास्त्र का विकास मुख्य रूप से पश्चिमी विचारकों द्वारा हुआ, जबकि सामाजिक मानव विज्ञान का विकास औपनिवेशिक प्रशासन और यूरोपीय अन्वेषणों के प्रभाव में हुआ। लेकिन दोनों ही विषयों की जड़ें एक समान हैं। दोनों का उद्देश्य मानव समाज को समझना और उसे व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना है। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान के इस विकास को समझने के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या समाज को वैज्ञानिक विधियों से पूरी तरह समझा जा सकता है? क्या समाज के अध्ययन को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह नियमों में बांधा जा सकता है? समाज का अध्ययन अन्य विज्ञानों की तरह सीधा और स्पष्ट नहीं है। भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में जहां प्रयोगशाला में परीक्षण किए जा सकते हैं, वहीं समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में यह संभव नहीं है। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों यानी सोशल फैक्ट्स का अध्ययन किया जाता है, जो समाज के भीतर विद्यमान होते हैं, लेकिन जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता। सामाजिक मानव विज्ञान में भी यही चुनौती बनी रहती है कि किसी संस्कृति, परंपरा या रीति रिवाज को पूरी तरह से मात्रात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आधुनिक समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी अब इस बात को स्वीकार करते हैं कि समाज का अध्ययन केवल वैज्ञानिक पद्धतियों से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें मानवीय दृष्टिकोण, अनुभवजन्य विश्लेषण और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का भी समावेश होना चाहिए। यही कारण है कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में विभिन्न दृष्टिकोणों का विकास हुआ है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में संरचनात्मक कार्यात्मकता यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, संघर्ष सिद्धांत यानी कॉन्फ्लिक्ट थियरी और प्रतीकात्मक अंतःक्रिया यानी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म जैसे दृष्टिकोण विकसित हुए। संरचनात्मक कार्यात्मकता यह मानती है कि समाज एक संगठित इकाई है जहां हर तत्व का एक निश्चित कार्य होता है। इसके विपरीत संघर्ष सिद्धांत यह कहता है कि समाज में विभिन्न वर्गों के बीच सत्ता और संसाधनों को लेकर संघर्ष चलता रहता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया यह बताती है कि समाज व्यक्तियों के बीच की बातचीत और प्रतीकों के आधार पर निर्मित होता है। सामाजिक मानव विज्ञान में भी संरचनात्मकता यानी स्ट्रक्चरलिज्म, कार्यात्मकता यानी फंक्शनलिज्म और सांस्कृतिक सामग्रीवाद यानी कल्चरल मटेरियलिज्म जैसे दृष्टिकोण विकसित हुए। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार समाजों की मूल संरचना समान होती है, भले ही उनकी संस्कृतियां अलग अलग हों। मलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन के कार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार समाज का हर तत्व एक निश्चित कार्य पूरा करता है और समाज को संतुलन में बनाए रखता है। मार्विन हैरिस के सांस्कृतिक सामग्रीवाद के अनुसार किसी भी समाज की संस्कृति को उसके भौतिक संसाधनों और आर्थिक जरूरतों के आधार पर समझा जा सकता है।
आज के दौर में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान दोनों ही विषय तेजी से बदलते समाजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैश्वीकरण, तकनीकी क्रांति, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसी घटनाएं इन विषयों को नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अब यह विषय केवल परंपरागत समाजों और औद्योगिक समाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल समाज, शहरी जीवन, प्रवास, जातीयता और पहचान जैसे मुद्दों को भी अपने अध्ययन में शामिल कर रहे हैं। इस अध्ययन के दौरान एक बात स्पष्ट होती है, चाहे समाजशास्त्र हो या सामाजिक मानव विज्ञान, इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, समाज को समझना और उसे बेहतर बनाना। क्या वाकई समाज को समझकर उसे बेहतर बनाया जा सकता है, या फिर समाज हमेशा एक जटिल और अनसुलझी पहेली बना रहेगा? यही सवाल इन विषयों के अध्ययन को लगातार प्रासंगिक बनाए रखता है।